तो यार आज हम बात करते हैं लाइफ स्पैन ऑफ एरिथ्रोसाइट, ठीक है। और तो एरिथ्रोसाइट का कितना लाइफ स्पैन होता है, ठीक है, और ये इनकी डिस्ट्रक्शन कैसे होती है, ठीक है, तो हम वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, ठीक है। तो एक एरिथ्रोसाइट जो कि आरबीसी होता है, ठीक है, उसका लाइफ स्पैन होता है 100 to 120 डेज, ठीक है। 100 से 120 दिन तक इसका लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। तो अब होता क्या है, कौन से चेंजेस आते हैं जो आरबीसी का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसमें जो ये अपनी डिस्ट्रक्शन खुद करवा लेता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर देखना होगा, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर देखना होगा कि इसका स्ट्रक्चर होता कैसे है, ठीक है। तो अगर हम इसे आरबीसी देखें, ठीक है, ये वाला हमारा रेड कलर में हमारा आरबीसी हो गया, ठीक है। तो जो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के पास ना हमारे एक तो ये प्रोटीन होता है, ठीक है। ये हमारा जो पिंक और हमें पर्पल दिख रहा है, ठीक है, पिंक और पर्पल वेब्ड प्रोटीन है, ठीक है। इसे हम स्पेक्ट्रिन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन के अंदर होगा, ठीक है। और एक हमारा एंकरिन प्रोटीन होता है, ठीक है। एंकरिन जैसे ये एंकर करके रखता है, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रिन, इसका काम क्या होता है, ये येलो वाला प्रोटीन, ठीक है। तो स्पेक्ट्रिन को ये पकड़ कर रखता है, ठीक है। स्पेक्ट्रिन को ये सेल मेम्ब्रेन के साथ जोड़ कर रखता है, ठीक है। एंकरिन बाइंड स्पेक्ट्रिन टू द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो हमने इन दोनों का फंक्शन देख लिया, ठीक है, कि ये एक दूसरे के साथ कैसे ज्वाइन होकर रहते हैं, ठीक है। पर इनका मेन फंक्शन होता है, दिस प्रोटीन हेल्प इन द flexibility and pliability to squeeze through small capillaries as RBC sometimes has larger diameter and it bends through capillaries, ठीक है। तो इनका मतलब क्या होता है, जो हमारे जो आरबीसीज होते हैं, ठीक है, तो उनका कई बार ना डायमीटर बड़ा होता है, ठीक है। तो वो कई बार कैपिलरीज में फिट नहीं होते, ठीक है। कैपिलरी के जो कैपिलरी का साइज होता है, ठीक है, कई बार वो स्मॉल होता है, तो उसमें से जब ये पास थ्रू करेंगे, ठीक है, तो ये फिट नहीं हो पाएंगे। इसके लिए ये जो हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, तो ये इसे हमारे आरबीसी के सेल को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि ये हमारा फ्लेक्सिबल हो जाता है, ठीक है, हमारा सेल, जो हमारा आरबीसी सेल है। और ये नैरो स्मॉल कैपिलरीज के बीच में से आराम से गुजर जाता है, ठीक है। तो इन प्रोटीन का यही काम होता है, ठीक है। अब यार जब हमारा आरबीसी बूढ़ा होने लग जाता है, ठीक है, जब आरबीसी ओल्डर होने लग जाता है, ठीक है, तो इन प्रोटीन्स में क्या चेंज आता है, एक तो ये डिग्रेड होने लग जाते हैं और इनकी ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब इनकी जब ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, ये डिग्रेड होने लग जाएंगे, ठीक है, जब भी हमारा आरबीसी 90 डे या 100 डेज के अराउंड आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल कम हो जाएगी, क्योंकि ये प्रोटीन ही नहीं रहेंगे, ठीक है, ये डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है सेल मेम्ब्रेन की, हमारे आरबीसी की, और इसकी टफनेस और रिजिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसके लिए अब इन हमें नए आरबीसीज चाहिए, और हमारे जो ओल्ड आरबीसीज हैं, ठीक है, उनकी डिस्ट्रक्शन होनी ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि अब ये नहीं तो ये स्टक हो जाएंगे हमारे स्मॉल कैपिलरीज में, और ये हमारा पैथोलॉजी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें इन्हें डिस्ट्रक्शन करवानी होगी इनकी आरबीसीज की, ठीक है। अब ये होती कहाँ पर है, ठीक है। तो जो हमारी डिस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, वो स्प्लीन में होती है, लीवर में होती है, और रेड बोन मैरो में होती है, ठीक है। और स्पेसिफिकली साइनोसोइडल कैपिलरीज में होती है, ठीक है। साइनोसोइडल कैपिलरीज में कैसे होगी, ठीक है, हम एक डायग्राम से देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी साइनोसोइडल कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, ये वाली, तो ये इनमें जो हमारा आरबीसी होता है, ठीक है, तो वो जब जाता है, ठीक है, इनमें इनमें से गुजरता है, ठीक है, तो इनमें ना हमारे पास इंट्रासेलुलर क्लेफ्ट्स होते हैं, ठीक है, ये जो स्पेसिस होती हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब ये बूढ़ा हो जाता है, ठीक है, तो ये इंट्रासेलुलर क्लेफ्ट से इधर बाहर निकल जाता है, ठीक है, हमारा कैपिलरीज से बाहर निकल जाता है, ठीक है। और कैपिलरीज के बाहर हमारे मैक्रोफेजिस इसका वेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जो हमारा आरबीसी है, ठीक है, वो साइनोसॉइडल कैपिलरीज से बाहर निकल गया, और हमारा ये जो मैक्रोफेज है, ठीक है, तो इसे इनगल्फ करने के लिए बैठा होता है, ठीक है। तो साइनोसॉइडल कैपिलरी से ये इंट्रासेलुलर क्लेफ्ट्स में आएंगे, ठीक है, और ये माइक्रोफेजेस इन्हें फैगोसाइटोस कर देंगे, ठीक है। अब अगर हम ये देखें, ठीक है, ये हमारा ये वाला हमारा पर्पल कलर में हमारा माइक्रोफेज है एक, ठीक है। तो जो हमारा हीमोग्लोबिन है, ठीक है, उसे इसने इनगल्फ कर लिया, ठीक है। अब इसकी फैगोसाइटोसिस होगी, मतलब ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। अब हीम
हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ये दो चीज़ों में टूटता है, ठीक है, हीम और ग्लोबिन, ठीक है, जिससे हमारा हीमोग्लोबिन बनता है, ठीक है। अब इन दोनों की हम अगेन सब डिवीज़न देख लेते हैं कि ये कैसे कैसे टूटता है, ठीक है, ग्लोबिन कैसे टूटेगा और हीम कैसे। तो ये अब हम सबसे पहले ग्लोबिन की बात कर लेते हैं, ठीक है, ग्लोबिन कैसे टूटता है, ठीक है। तो ग्लोबिन का जो अल्टीमेट प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो अमीनो एसिड ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रोटीन ही होता है, ठीक है, ग्लोबिन प्रोटीन होता है, ठीक है, ग्लोबिन प्रोटीन की चेन्स होती हैं, ठीक है। और ये टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है, टू अल्फ़ा टू बीटा, ठीक है। तो जो हमारी अमीनो एसिड जब बन जाएगी, ठीक है, इसको ग्लोबिन से टूटकर अमीनो एसिड बन जाएगी, ठीक है, तो ये रिसाइकल हो जाती है, जो कि हम एरिथ्रोपोइटिन साइकिल में दोबारा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अमीनो एसिड हमारे रिसाइकल हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें हमारे जो हीमोग्लोबिन में है, ठीक है, वो उसमें हमारे पास चार जो अडल्ट के हीमोग्लोबिन होते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास चार ग्लोबिन चेन्स होती हैं, ठीक है, टू अल्फ़ा चेन्स और टू बीटा चेन्स, ठीक है, टू बीटा चेन्स, ठीक है, जो कि हमारा HbA1 हम जिसे कह देते हैं, ठीक है। और अगर हम फीटल हीमोग्लोबिन की बात करें जो बच्चों में होती है, ठीक है, तो उसमें हमारे टू अल्फ़ा चेन्स होंगी और टू गामा चेन्स होंगी, ठीक है। और हीमोग्लोबिन A2 ये बहुत ही रेयर टाइप का हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, इसमें टू अल्फ़ा और टू डेल्टा चेन्स होती हैं, ठीक है। तो हमारा ग्लोबिन तो अमीनो एसिड में बन गया, ठीक है। अब हीम का क्या होगा, हीम दो प्रोडक्ट्स में टूटता है, ठीक है, बिलीवर्डिन और आयरन, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम आयरन की बात करें, ठीक है, आयरन किस में जाएगा, आयरन जब टूटेगा, ठीक है, आयरन के साथ मिलकर जो हमारा एपोफेरेटिन प्रोटीन होता है, ठीक है, वो हमारा फेरेटिन बना देगा, ठीक है, आयरन इसके बीच में आ जाएगा और एपोफेरेटिन के साथ मिलकर ये फेरेटिन बना देगा, ठीक है। अब फेरेटिन के जब मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, पॉलीमराइज हो जाते हैं, ठीक है, मोनोमर से पॉलीमर बन जाता है, ठीक है, उस स्ट्रक्चर को हम हीमोसिड्रिन कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारा हीमोसिड्रिन होता है, ठीक है। तो आयरन के साथ क्या हुआ, आयरन एपोप्रोटीन के साथ एपोफेरेटिन के साथ जुड़ा, ठीक है, इसका फेरेटिन बन गया, फेरेटिन के जब मोनोमर से पॉलीमर बन जाएगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो हमें हीमोसिड्रिन मिल जाएगा, ठीक है। आयरन हमारा इसका मेटाबॉलिज्म ऐसे हो जाता है। और अगर बिलीरुबिन की बात करें, ठीक है, तो बिलीरुबिन क्या करेगा, बिलीवर्डिन सबसे पहले बिलीरुबिन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब ये अकेला ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल नहीं कर सकता क्योंकि ये हमारा न्यूरोटॉक्सिसिटी कर सकता है। बिलीरुबिन इज़ वेरी टॉक्सिक एज इट कैन गेट्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड कॉज न्यूरोटॉक्सिसिटी, ठीक है। तो ये न्यूरोटॉक्सिसिटी ना प्रोड्यूस कर सके तो इसे हम एक प्रोटीन के साथ बांध कर ट्रैवल करवाते हैं जिसे हम एल्ब्यूमिन कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारा मैक्रोफेज है, ठीक है, ये इसको बाहर फेंक देगा, इसको जब ये ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में ये एल्ब्यूमिन के साथ मिल जाएगा, ठीक है, तो जिसे हम अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन कहते हैं, ठीक है। तो माइक्रोफेज से बिलीरुबिन बाहर आया, ब्लड स्ट्रीम में आकर ये एल्ब्यूमिन के साथ जुड़ गया, ठीक है, जिसे हम अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन कहते हैं, ठीक है। अब ये अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन कहाँ जाएगा, हमारा लीवर में जाएगा, ठीक है, जहाँ इसे मेटाबोलाइज होना होता है, ठीक है। अब ये हमारा अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन आ गया, ये हमारा लीवर में आकर ग्लूक्रोनिक एसिड के साथ जुड़कर, ठीक है, ये हमारा कंजुगेटेड अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन बाइंड्स विद ग्लूकोनिक एसिड, इट फॉर्म्स कंजुगेटेड बिलीरुबिन, ठीक है, जो कि सोल्यूबल होता है, ठीक है। और ये किसके साथ किसमें सोल्यूबल बन जाएगा, हमारा बाइल के साथ, ठीक है, ये हमारी बाइल डक्ट है, ठीक है, तो ये इसके साथ सोल्यूबल हो जाएगा। अब यार जो हमारा बिलीरुबिन है, ठीक है, वो हमारा बाइल के साथ मिल जाएगा, ठीक है। अब बाइल का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, इसका फंक्शन होता है फैट को डाइजेस्ट करना, ठीक है। अब जो हमारा बिलीरुबिन था, ठीक है, वो ड्यूडिनम में रिलीज होगा थ्रू हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्प्यूला, ठीक है। तो ये यहाँ से हमारा बाइल आ रहा है, ठीक है, यहाँ से ये हमारा हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्प्यूला होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से ड्यूडिनम में आ जाएगा, ठीक है। अब ड्यूडिनम में क्या होता है, ड्यूडिनम में हमारे पास कई सारे एंजाइम्स होते हैं जैसे प्रोटीएज, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो जो हमारा बाइल होता है, ठीक है, जो हमारा बाइल होता है उसे तोड़ देंगे यूरोबिली नोजन में, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया एंजाइम होते हैं, ठीक है, जैसे प्रोटीएज, ठीक है। तो ये बिलीरुबिन को यूरोबिली
नोजन में तोड़ देंगे, ठीक है। तो ये अब हमारा ड्यूडिनम में बाइल हमारा यूरोबिलिनोजन बन गया, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ जाएगा, ठीक है। एक तो ये small amount of urobilinogen, it is absorbed across GIT and it is taken into the blood where it taken to the kidney and it is added to the urine, ठीक है। यूरोबिलिन बन जाएगा, ठीक है। कुछ तो ये हमारा ब्लड स्ट्रीम में GIT एब्जॉर्व कर लेगी, ब्लड स्ट्रीम में जाकर हमारा किडनीज में जाकर ये हमारा जो हमारा यूरिन में आ जाएगा, ठीक है, जिसे हम बिलियन कह देते हैं, ठीक है। जो कि हमारा यूरिन का जो येलो कलर आता है, ठीक है, वो इसकी वजह से ही आता है, यूरोबिलिन के वजह से, ठीक है। एक तो ये हमारा किडनीज में चला जाएगा, ठीक है, और कुछ ये रिसाइकल हो जाता है और ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ दोबारा मिलकर ये एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में जाकर, ठीक है, तो ये दोबारा वही हमारा दोबारा फिर से यहीं आ जाएगा ग्लूकोरोनिक एसिड में, ठीक है। ये रिसाइकल हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड जो हमारा रिमेनिंग रह जाएगा यूरोबिलिनोजन, ठीक है, तो ये GIT में जाएगा, ठीक है। ये हमारा GIT में जाएगा और स्टर्कोबिलिन बन जाएगा बाय द बैक्टीरिया इन द कोलन, ठीक है। हमारा यूरोबिलिनोजन स्टर्कोबिलिन बन गया कन्वर्ट होकर बाय द बैक्टीरिया इन द कोलन, ठीक है। तो ये फीसिस में जब आएगा, ठीक है, तो जो हमारी फीसिस ब्राउन होती हैं, ठीक है, ब्राउनिश ह्यू होती है, ठीक है, तो ये इसकी वजह से होती है, यूरोबिलिनोजन की वजह से, जिसे हम स्टर्कोबिलिन कह देते हैं, ठीक है। और इसमें ये हमारा एक टेस्ट भी होता है, ठीक है, जिसे हम जो हमारा कलर ऑफ स्टूल और यूरिन का एक गुड क्लिनिकल इंडिकेटर होता है, ठीक है। अगर कोई भी हमारे बिलरी पाथवे में ऑब्स्ट्रक्शन आती है, ठीक है, तो ये किसी भी पाथवे में हमारी ऑब्स्ट्रक्शन आती है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जैसे हमारी गोल्ड ब्लैडर में हमारा एक स्टोन पड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्टोन आ गया, ठीक है, गोल्ड ब्लैडर में हमारे, ठीक है। अब यहाँ से हमारा बिलिरुबिन बाहर तो आ नहीं सकेगा, ठीक है, तो हमारी जो फीसिस का रंग भी बदल जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा बिलिरुबिन है, ठीक है, तो वो डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा बैकफायर कर देगा और ये ब्लड स्ट्रीम में होकर डिफरेंट टिश्यूज़ में डिपॉजिट होना शुरू कर देगा, ठीक है। तो जैसे हमारे आइज़ के नीचे, ठीक है, तो ये येलोइश जो कलरेशन होती है, ठीक है, वो जॉन्डिस में हमें दिखती है, ठीक है। तो अगर हमें जॉन्डिस का पता लगाना है, ठीक है, तो हम स्टूल के कलर से पता लगा सकते हैं कि हमें जॉन्डिस तो नहीं है।